प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार अमरकांत जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है मूस। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। रात भर तेज पुरवाई गली की धूल और दुर्गंध उड़ाती रही। मूस की नींद बार बार उचट जाती। वह झोलर बसखट पर करवटें बदलता रहा। कोई भी खटका होने पर वह चौंक उठता, ऊंट की तरह गर्दन उचका उचका कर देखता, बाहर जाकर खड़ा हो जाता और खंखार कर गला साफ कर कड़ी उत्तेजित आवाज में पूछता, कौन है? उसका दिल भूसी में लगी आग की तरह जल रहा था। वह तुल गया था कि आज जो न होना होगा वही होकर रहेगा। बन्ने मियाँ के मुर्गे बाग देने लगे तो वह उठकर बैठ गया। रोज की तरह चन्नर ठठेरे की भी लगातार खांसने की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसकी छोटी छोटी मलकती आंखें बाहर फैले अंधकार में जैसे कुछ टटोलने लगी। फिर उसको भी खांसी आने लगी। उसने कई बार जोर जोर से खांसा, जिससे नीचे कच्ची फर्श पर बिछी गुदरी पर बेंग की तरह पसरी पर्वतिया पहले कुनमुनाई और फिर आंखें मलते हुए उठ बैठी और भकुआ कर इधर उधर देखने लगी। जलेबिया के बाबू, नींद नहीं आ रही है ना? ससुरे बड़े मच्छर हैं। फिर अपनी नाक की सीध में देखती हुई जैसे अपने से बोली, पता नहीं मुँहझौंसी आज फिर कहाँ मर बिला गई। पुरवाई के साथ मूस के शरीर की गांठों का दर्द उभर आया था, इसलिए मुनरी की याद से खींच और चिड़चिड़ाहट और भी बढ़ गई थी। पर्वतिया की आवाज सुनते ही सारा निरुपाय क्रोध उसी पर दौड़ गया। क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? चुपचाप टंगड़ी पसार कर सो। नींद चाहे आए ना आए तेरे बाप का क्या जाता है? हैं जैसे बुझती आग पर किरासिन का तेल पड़ गया हो, इस तरह पर्वतिया भड़क गई। मैं देखती हूँ आजकल दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। मुझ पर काहे पिरिकते हो बाबा? यह धौंस उसी पर जमाना जो तुम्हारी लौंडी बांधी हो। खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। आंख की लकड़ी होगी तुम्हारी, तुम जाकर दीदे फोड़ो, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? चुप ससुरी। मूस के मुंह से पटाखा फूटने जैसी आवाज निकली। फिर उसने फुर्ती से खाट पर लेटकर दूसरी ओर मुंह कर लिया। पर्वतिया चीखने चिल्लाने लगी, करईत है करईत। यह कहने को ही सीधा है, इसके दिल में गज भर का छुड़ा है। मौका मिलते ही मारकर घाम में फेंक दे, सराही धिया डोम घर जाती है। मूस का खून खौल रहा था। उसके जी में कई बार आया कि उठकर पर्वतिया का गला दबा दे, परंतु वह इस तरह चुपचाप पड़ा रहा जैसे सचमुच उसको नींद आ गई हो। बाहर गली में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज समीप आती मालूम हुई तो पर्वतिया दोनों घुटनों पर हाथ देकर असीम घृणा से आह करती हुई उठी और मूस को बाघिन की तरह घूरती धीरे धीरे बाहर निकल गई। परंतु ओसारे के नीचे पहुंचते ही वह चौंक कर उत्तेजित स्वर में बोली, कौन है रे? मुनरी अंधेरे में खूंटे के पास साड़ी की फुफती पकड़े ठिठकी खड़ी थी। उसका शरीर ढीला ढाला नजर आ रहा था और बाल अस्त व्यस्त थे। उसकी आंखें उड़ी उड़ी थी और मुंह पर थकान उतर आई थी। वह अजीब बनावटी डरी डरी आंखों से कभी पर्वतिया को देखती और कभी सर झुका लेती। बोलती क्यों नहीं रे कुलखो की? पर्वतिया मुनरी के पास जाकर उसके मुंह के सामने अपने हाथों को करछुल की भांति घुमाती हुई बोली, मुंह में जाबी लगी है? किस हरामजादे के साथ अब तक मर रही थी? मुनरी बुत बनी रही। तू नहीं बोलती? पर्वतिया ने लपक कर मुनरी का आंचल पकड़ लिया और उसे ओसारे में खींच ले गई, जिससे मुनरी की साड़ी कमर के ऊपर खुल गई। फिर लड़ाई के मैदान में नंगी तलवार लेकर दौड़ते हुए योद्धा की तरह तेजी से बढ़कर मुनरी के अस्तन में उंगली गड़ाते हुए चीख पड़ी, तुझ पर बहुत जवानी छाई है, मैं ऐसी जवानी में आग लगाऊं। मूस अब खाट से उछलकर खड़ा हो गया था और गुस्से से तनकर मुनरी को देख रहा था। उसके ओसारे में जाते ही वह पास जाकर पर्वतिया से बोला, तू हट यहाँ से, आज मैं इसकी सारी गर्मी झाड़ कर रख दूंगा। इसके बाद मुनरी की ओर मुंह करके गुस्से से कांपते हुए उसने पूछा, तू कहाँ थी रे अब तक? सच सच बता, नहीं तो आज मुझसे बुरा कोई न होगा। मुख्तार बाबू के यहाँ सो रही थी, मुनरी ने उद्धत स्वर में कहा। फिर झूठ बोल रही है ससुरी,
उस दिन भी तो तू ललाइन के यहाँ सो रही थी। मैं तेरी सारी खेलकटई जानता हूँ। सच सच बता, मुख्तार बाबू के यहाँ सो रही थी या कहीं पेड़ों की कमाई खा रही थी? ऐ मुनरी गुस्से से झनक गई। जबान संभाल कर बोलना। ऐसी कमाई खाए तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ बहनें। मुझसे ऐसी भाखा न बोलना, हाँ ठीक नहीं होगा। पेड़ों की कमाई तो तू खाती है रे, नहीं तो तू कौन सदा बरत चला रही थी? फिर माँ बाप के बखान से अचानक उत्तेजित हो उसने लपक कर कोने में रखी कांवर उठा ली और एक कांवर मुनरी के पैर में जमा दी। अंत में कांवर को तान कर बोला, बताती है कि नहीं या दूं एक हाथ? कांवर से मारना था कि पर्वतिया हाँ हाँ करते हुए बीच में आकर मूस को भला बुरा कहने लगी। कैसे निर्दयी मनई हो जी, मर्द पुरुष होकर तिरिया पर हाथ उठाते हो? कहीं इस तरह भी मारा जाता है? मेहरारू की बात में तुम क्यों कूदते हो? मैं तो पूछ ही रही थी, तुम क्यों दाल भात में मूसलचंद की तरह टपक पड़े? यह मर्द या तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो जान लेने पर ही उतारू हो जाएगा। अरे पापी ने मार डाला रे। मुनरी जमीन पर धम से बैठकर हाथ से छाती पीटते हुए चीखने चिल्लाने लगी। यह कसाई है कसाई, इसका हाथ टूटे, इसके हाथ में घी नहीं चुए, इसका अंग अंग गले। तो रोती काहे हो भाई? पर्वतिया अब उसके पास बैठकर पुचकारने लगी। पहले ही बता देती कि मुख्तार बाबू के यहाँ सो रही थी। मैं तो जलेबिया के बाबू से कह रही थी कि सुख दुख का शरीर है, बेचारी थकी मांदी होगी, कहीं पड़ रही होगी तो उठने को जी न किया होगा। चुप रहो, तुम्हारे लिए ही तो कहा जाता है, कहीं भी जाओ तुम मुझसे बता दिया करो। किसी को कुत्ते ने काटा है कि तुमसे कुछ कहने जाएगा? मुनरी अब राग बांधकर रोने लगी। क्रोध किस चिड़िया का नाम है यह मूस 1-1.25 साल पहले तक जानता भी नहीं था। उसका देह धजा में वह शोभा भी नहीं देता था। 4 फुट का मर्द होने के कारण लोग उसके बारे में खामखा कह देते, जैसा नाम वैसा गुण। दुबला पतला शरीर, छोटा चेहरा, बड़ी बड़ी फड़कती मूछें, छोटी छोटी मिचमिचाती आंखें और उभरी हुई गाल की हड्डियां। 5 साल पहले उसने 40 पार कर लिया था। उसके हाथों तथा पैरों में सिकुड़े हुए केंचुए की तरह मोटी मोटी नसें उभर आई थी। संभवतः उसकी सिधाई के कारण कभी कभी लोग उसके नाम के साथ भगत भी जोड़ देते थे, जो किसी हद तक उसके छोटे कद के प्रति सार्वजनिक हास्य का परिचायक था। करीब 20 वर्ष से मूस इस छोटी अंधेरी और सीलनदार कोठरी में रहता है। अकाल पड़ने पर वह पर्वतिया और 6 मास की बच्ची जलेबिया के साथ गांव छोड़कर बाहर चला आया था। गडेड़िए की जायदाद के नाम पर कुछ भेड़े और बकरियां थी जो भूख से बिलबिलाकर मर गई थी। तब भी यह गली ऐसी ही कच्ची, टूटी फूटी, गंदी और बदबूदार थी, जिसमें डोम चमार से लेकर रिक्शे वाले, खोंचे वाले, मिलों में काम करने वाले मजदूर और कुछ ठठेरे रहते थे। आसपास के मोहल्लों में कांवर के साथ मूस की शक्ल वहाँ की टूटी फूटी सड़कों और गंदी नालियों की तरह चीर परिचित सी हो गई थी। 6-7 घरों में वह पानी भरता था। तड़के ही वह महादेव प्रसाद के हाथे में घुटनों के ऊपर धोती खूंटे और सर पर लाल गमछा बांधे पहुंच जाता। सर को आगे झुकाकर एक हाथ से कांवर पकड़े और दूसरे हाथ को चील के डैने की तरह फैलाए जब वह चलता तो लगता कि भारी भारी गगरों के बोझ से ही वह अचानक छोटा हो गया है। रास्ते में 2-3 जगह कांवर उतार कर वह कुछ देर के लिए दोनों घुटनों पर हाथों को तान कर बैठते हुए या खैनी फटकारते हुए या भरमती सी आंखों से इधर उधर देखते हुए सुस्ताता। मूस का जीवन उस मरियल बैल की तरह था जो चुपचाप हल में जुतता है, चुपचाप मार सहता है और चुपचाप नींद में भूसा खाता है। उसको देखकर यह कहना मुश्किल था कि उसकी कोई अनिच्छा या इच्छा भी है। उसके मुख पर कोई भाव नहीं था और वह ऐसी पुरानी मशीन की तरह लगता जो वर्षों से काम करते रहने पर भी खराब नहीं होती। एक कोने में दुबक कर वह रोटियां उस रोगी की तरह निगल जाता जो मीठी दवाएं खाने में आपत्ति नहीं करता है। वह काफी मुंह दुबर था और जरूरत पड़ने पर ही वह बोलता। मुंहचोर भी वह पड़ले नंबर का था। बड़े घरों के बाबू बबुआनों को देखते ही वह झुककर सलाम करता और फौरन खिसक जाता। औरतों की ओर तो वह देखता भी नहीं था। कुछ लोग तो अचंभा करते थे कि उसकी बच्ची कैसे पैदा हो गई।
बड़े घरों के लड़कों के सामने वह कभी कभी अनजान चापलूसी में होठों में मुस्कुराता और उनको राम जी कहकर संबोधित करता। रास्ते से हट जाइए राम जी। वह सर को शिष्टाचार पूर्वक हिलाता। उसकी सारी इच्छा और अनिच्छा पर्वतिया ही थी। वह मूस से 4 बित्ता लंबी बीमार गाय की तरह हार हार, काली कलूटी और बदसूरत थी। उसके मुख को देखकर आसानी से लखनऊ के हिजरों की याद आ जाती। बातूनी, मुँह छुट्टी और काहिल, वह दमे की मरीज थी। वह महीनों नहीं नहाती और उसके मुंह पर सदा मैल जमा रहता। अक्सर झोंटा खोलकर खबर खबर अपने बाल खुजलाती। वह एक साथ 8-10 घरों में बर्तन मलने का काम थाम लेती, लेकिन काहिली, नागा और गंदी मजाई के कारण अंत में 3-4 ही हाथ में रह जाते थे। वह लड़ने झगड़ने में उस्ताद और अव्वल नंबर की लुतरी थी। जो 2 घरों में झगड़ा लगाते उसको देर नहीं लगती थी। वह मकानों के अंदर बेधड़क घुस जाती और उम्र के मुताबिक औरतों से चाची, बुआ, भौजी, बेटी आदि का रिश्ता जोड़ लेती। दरअसल लोग जितना उसके क्रोध से डरते उतना ही उसके प्रेम से भी। उसकी यहाँ तक प्रसिद्धि थी कि उसने आवारा औरतों को बीड़ी वाले बन्ने मियाँ, ट्रक वाले चौबे जी और गांव पर बाल बच्चों को छोड़कर शहर में छुट्टा रहने वाले बाबुओं के पास पहुंचा कर काफी पैसे बनाए थे। मूस ने कभी भी पर्वतिया को ऐसी वैसी जबान न कही थी। वह क्या करती है और क्या बोलती है इसके संबंध में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह जैसा खाना देती वह सर झुकाकर खा लेता और डांटती फटकारती तो चुपचाप सुन लेता। उसकी गाय में भी हूँ और उसकी भैंस में भी हूँ। वह इतना दबा दबा रहता कि पर्वतिया उससे 2 शब्द मीठा बोलना भी जरूरी नहीं समझती। वह ज़्यादा रुखाई से पेश आती उस समय मूस हल्के से सिर हिलाकर होठों और मूछों में मुस्कुराता, जैसे यह दिखाना चाहता हो कि वह हीन और दया का पात्र है। पर्वतिया उसको अक्सर 2 बित्ते का मर्द कहकर उसकी उच्चता और प्रभुत्व की पुष्टि करती रहती। वह खुद काम में नागा करती, परंतु कभी मूस तबीयत भारी होने के कारण न जाने की इच्छा प्रकट करता तो वह घघोट उठती। देखती हूँ बड़ी मोटाइनी छा गई है। पेटू होने की वजह से वह अधिकांश रोटियां स्वयं चट कर जाती। जब मूस एक आध रोटी मांग बैठता तो तिनक जाती। पेट है कि भरसाए है बाबा। काम धाम में मूस को लौटने में देर हो जाती तो वह झनकने पटकने लगती। बार बार कह दिया टाइम पर खाना खाकर जहां जाना हो जाकर मुंह पिटाओ, पर यह 2 बित्ते का मर्द जहां जाता है लसरिया जाता है। कौन कमाई कर रहे थे अब तक। परंतु मूस की कांवर बेकार हो गई। शहर में तेजी से सड़कें पक्की हो गई थी, बिजली और नल लग गए थे। यह उस साल की बात है जब जलेबिया का गौना हुआ था। पर्वतिया घूम घूम कर चीखती चिल्लाती रहती, सरकार कोठिया पर भर बोरसी अंगार डालूं, बाल बच्चे नहीं हैं क्या उसके, अब किसी का धर्म कर्म नहीं बचेगा। डोम चमार सब एक ही घाट पर पानी पिएंगे। हैजा पिलेक से हजारों मनई मरेंगे। हे गंगा मैया, हे बाबा बलेसरनाथ, जो किसी की रोजी छीने उसकी आंखों में कच्चा बैठे, उसके अंग अंग में कोढ़ फूटे। देखते ही देखते मूस की हालत उस मुर्गी की तरह हो गई जो कमरे में फंसने पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। वह सोच ही नहीं सकता था कि कुएं से पानी भरने के अलावा भी कोई काम हो सकता है। फिर उसके शरीर के चमड़े चमगादड़ के पंख की तरह झूलने लगे थे और आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। वह जिस आदत और अभ्यास के कारण एक रास्ते पर चलता रहा था, उसी के अभाव में दूसरे रास्तों पर चलना उसको बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि नया काम नवहे को भी बोझ सा भारी लगता है। परंतु आराम करने से थोड़े काम चलने वाला था। पर्वतिया की दमे की बीमारी इधर उभर गई थी। उसने और भी हाथ पैर समेट लिए थे। नागा करने से उसकी मजदूरी कट जाती। हार कर मूस ने कुछ दूसरे काम पकड़े। वह कभी गल्ले और कभी सब्जी की मंडी पहुंच जाता और वहां से सामान इधर उधर पहुंचाकर कुछ कमा लेता। कभी वह सेठ लोगों के गोले में मोटियागिरी करने लगता। किसी किसी दिन उसको काम नहीं मिलता तो फाके मस्ती करनी पड़ती। पर्वतिया थी बहुत दूरदर्शी। इन्हीं दिनों वह अपने नैहर गई तो लल्लू गोंड की लुगाई को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मुनरी बहुत दुखित थी। उसने रो रो कर पर्वतिया को बताया कि लल्लू ने चमार की लड़की घर में बिठा ली है और ताड़ी शराब पीकर उसको बहुत पीटता है। जी छोटा न करो,
पर्वतिया ने मीठे स्वर में समझाया था। बाबा बालेश्वरनाथ सब दुख दूर करेंगे। जब मर्द पुरुष की नीयत बिगड़ जाती है तभी वह मेहरारू पर हाथ उठाता है। ऐसे मर्द का रहना न रहना बराबर है। मर्द तो वह है जो तिरिया से दो गाल मीठा बोले, उसके सुख दुख का ख्याल करे। तुम समझो, बाबा बालेश्वरनाथ ने ही तुम्हारे लिए मुझे यहाँ भेजा है, नहीं तो कहाँ मैं रहती हूँ और कहाँ तुम। उनकी कृपा से किसी बात की कमी नहीं। 2-4 आदमी बैठकर खा सकते हैं। जो हम खाते हैं तुम भी खाना, जो हम पहनते हैं तुम भी पहनना। फिर मन लायक कोई काम मिल जाए तो हाथ पकड़ लेना। शहरी मर्द होते हैं बड़े नेक, मेहरारू को फूल की छड़ी से भी नहीं छूते। जिंदगी से ऊबी मुनरी भागकर पर्वतिया के साथ रहने लगी। पर्वतिया ने उसको बड़े प्रेम से रखा। वह उससे मीठा बोलती, उसको अपने साथ काम पर ले जाती और उसको बाजार हाट घुमा लाती। इस घर को तुम अपना ही घर समझो। कुछ दिनों बाद पर्वतिया ने मुनरी से कहा, जैसी मैं वैसी तुम, अब इस घर को तुम संभालो। छुट्टी औरत कोई ठीक थोड़ी होती है। बड़ा खराब जमाना आ गया है, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं। फिर मर्द पुरुष है कुत्ता, उसका कोई ठिकाना नहीं। काम निकल जाने पर पिछाड़ दिखाने लगता है। लेकिन जिलेबिया के बाबू देवता हैं। ऐसा मर्द चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अभी 40 के भी तो नहीं हुए। झूठ बोलूं तो आंख बैठ जाए। तुम में मुझको नेह हो गया है, नहीं तो अपनी छाती पर मूंग क्यों दलवाती। अंधी को चाहिए 2 आंखें। मुनरी बहुत खुश हुई। वह अभी तक मन ही मन डरी थी कि पता नहीं भविष्य में क्या हो। वह जीवन में सद्व्यवहार की निश्चिंतता के अलावा कुछ भी नहीं चाहती थी। परंतु पर्वतिया की स्कीम दूसरी ही थी। उसके लिए मुनरी कामधेनु गाय थी, जिसकी पगहिया को वह मूस जैसे निरीह से बांधकर अपनी काहिली और असमर्थता और पति की अर्ध बेकारी की समस्या को हल करना चाहती थी। मुनरी से गठजोड़ होने पर सबने अचंभे से यही कहा कि मूस देखने में ही बौना, सीधा और बुढ़ा है, परंतु मुनरी बसंत की ताजी और शक्तिदायिनी हवा की तरह आई। 27-28 की उम्र, गहरा सांवला रंग, गठीला लंबा शरीर, दृढ़ वक्ष, नुकीली नाक, देखने में वह अच्छी थी। मुंह से वह करीब 1 फुट ऊंची थी। वह बात बेबात पर हंस पड़ती और उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते और आंखों में बिजली की चमक कांप उठती। वह गुल्ली की तरह छटक कर चलती और खुशी से इधर उधर देखती जाती। मेहनत से उसकी गलबहियां दोस्ती थी। उसने 10-12 घरों में चौका बर्तन का काम थाम लिया। इसके अलावा वह खाना पकाती, घर को लीप बहार कर चमाचम रखती तथा और भी सेवा टहल करती। मूस और पर्वतिया का रोआं रोआं जुराने लगा। शुरू में पर्वतिया ने शादी के लिए कहा था तो मूस की समझ में कुछ भी नहीं आया था। उसने सोचा कि शायद पर्वतिया किसी बात पर कटाक्ष व्यंग कर रही है, परंतु विवाह के बाद उसके जीवन में उस बांगर जमीन की तरह हरियरी छा गई जिसमें प्रथम सिंचाई होती है। मुनरी ने भी सोचा कि करम करम की बात होती है। करम में मूस लिखा था, तभी तो जवान पति मरखहा और मन बिगड़ा निकला। फिर मूस कितना सीधा साधा था, एकदम गोरू। वह मूस के पास जाती तो उस पर उसको दया आती। इस दया को वह प्रेम समझती थी। उसमें एक ऐसा उत्साह आया जो बुरे मालिक से परेशान नौकर में दूसरे व्यक्ति के यहाँ कुछ देर के लिए काम करते वक्त देखा जाता है। वह मूस के सर पर करवा तेल चाट देती, बदन दबा देती, फटी बेवाइयों में गरम गरम तेल चुआ देती, समय पर चिलम तमाकू चढ़ा देना, समय पर गर्म गर्म रोटी सेंक कर खिलाना, फटे कपड़ों को आग्रहपूर्वक सिलना। धीरे धीरे उसको इन सब बातों में बच्चों की तरह खेल का मजा आने लगा। एक मर्द ने उस पर डंडे के बल से शासन किया था, अब दूसरे मर्द को प्रेम के बल पर नचाने में उसको संतोष होता। वह रात में मूस से चुहल करती, रूठती, मचलती, मान करती, देर तक ही करती। मूस के मन प्राण में नासमझ पशु की तरह खुशी की बेचैनी छा जाती और वह सब कुछ भूलकर मर्द स्त्री की मिलीजुली सी आवाज़ों में कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदा उठता। मूस को जीवन में पहली बार ऐसा सुख मिला था। उसको पहली बार अपनी शक्ति और पुरुषत्व का एहसास हुआ था। एक जवान, सुंदर, गुणी और नखड़ीली औरत उस पर लट्टू है। इस भावना ने झकझोर और गुदगुदा कर उसमें अनंत शक्तियां जगा दी। वह अब साफ सुथरा रहने की कोशिश करता, देर तक नहाता,
दांतों को मजे में साफ करता, अधपकी मूंछों को तेल से तर करता और उनको अक्सर ऐंठता रहता। वह अब अपना पुरुषत्व प्रदर्शित करने के लिए लालायित रहने लगा। अब तक उसका व्यक्तित्व इतना दबा दबा था कि उसने प्रेम, सद्व्यवहार और सुख के बारे में सोचने का साहस भी कभी नहीं किया था। परंतु अब यह सब उसको मिला तो उसका व्यक्तित्व मांद में सोए हुए बाघ की तरह जाग पड़ा। उसके हृदय में एक अनजान, अप्रतिरोध्य हिंसा तथा क्रोध की भावना जागृत हुई, जैसे वह सारी दुनिया से अपने अपमान और हेठी का बदला लेना चाहता हो। लोगों से बोलचाल में उसमें अजीब ऐंठ पैदा हो गई। उसका मुंह रहीले अर्थात चने की तरह टेढ़ा रहता और देह जिनवर अर्थात रस्सी की तरह ऐंठी। दूसरों के प्रति वह खामखा दुष्ट व्यक्तियों की तरह जलन और घृणा से भरा रहता। वह अब लड़कों को अस्पष्ट स्वर में डांट डपट देता और कुत्तों को बिना कसूर बुरी तरह डंडे से पीटने लगता। बड़े घरों के लोगों को देखकर वह उपेक्षा से दूसरी ओर मुंह कर लेता, जिससे उसको सलाम न करना पड़े। औरतों की ओर अब वह साहस से देखता। पर्वतिया से तो वह सदा जला भुना रहता, जैसे उसके खिलाफ उसकी सबसे अधिक शिकायत हो। वह उससे छोटी छोटी बात पर भी लड़ने लगता और देखते ही देखते उसको डंडे कांवर से मारने को तैयार हो जाता। उसकी स्थिति उन त्यागी और अहिंसा प्रेमी राजनीतिक नेताओं की तरह थी जो जीवन भर त्याग करने के बाद, बुढ़ौती में पदारूढ़ होने के बाद अधिकार और मलाल के साथ शक्ति लोलुपता तथा भ्रष्टाचरण का प्रदर्शन करते हैं। साल भर बीतते देर न लगी। आषाढ़ चढ़ गया था, लेकिन अभी तक वर्षा न हुई थी। आसमान में बादल विजयी सेना के घुड़सवारों की तरह दौड़ लगा रहे थे। कुछ दिनों से सड़क के चौराहे पर फुलौड़ी बेचने वाला बिसुन मुन्नरी को देखकर कोई न कोई फिक्रा कस देता। 24-25 का नौजवान, साफ चेहरा, आकर्षक आंखें, बड़े बड़े बाल। वह कैसा लंबा और तंदुरुस्त था, शीशम के सीधे तने की तरह। मुन्नरी अब बार बार उधर से गुजरती। उसने कई बार अपने को समझाया कि यह ठीक नहीं है, परंतु उसकी आंखों में बिसुन का भरा भरा मुस्कुराता चेहरा नाच उठता। उसके पैर स्वतः चौराहे की ओर सरकने लगते। कुछ लेते जाओ, कुछ देते जाओ, बिसुन ने एक बार कहा था। मुन्नरी की दृष्टि एक क्षण के लिए बिसुन की चौड़ी छाती और मजबूत बाहों में उलझ गई थी। वह अनजान में ही मुस्कुरा उठी थी। मुन्नरी इस बार गायब हुई तो फिर न लौटी। कांवर से मारने के बाद मूस ने उसको कितना मनाया था। वह 4-5 दिन तक हंसी खुशी से रही भी थी। पर्वतिया ने अपना माथा ठोक लिया। मुन्नरी जब पहली बार लापता हुई थी तब पर्वतिया को खुशी और चिंता दोनों हुई थी। खुशी इस बात की कि वह मूस के अलावा इधर उधर भी मन दौड़ाने लगी है, परंतु वह मुन्नरी से हाथ धोना न चाहती थी। ऐसी पट्टी और मेहनती औरत उसके खोजे न मिलती। उसकी इच्छा थी कि मुन्नरी अगर रात में गायब हो तो उसकी जानकारी में ही। वह चाहती थी कि मुन्नरी खूंटे से बंधी रहे, साथ ही पक्की खिलाड़ी भी बन जाए। वह मुन्नरी का पूरी तरह शोषण करना चाहती थी। कई दिन तक मुन्नरी की खोज खबर नहीं मिली। फिर तेजी से यह अफवाह उड़ी कि मूस की लुगाई बिसुन फुलौड़ी वाले के घर बैठ गई है। मूस ने सुना तो उसका खून खौल गया। जो स्त्री उससे संतुष्ट और सुखी थी, उसको जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए वह व्याकुल हो उठा। वह उसकी विवाहिता स्त्री थी और उस पर उसका अधिकार था। सवेरे सवेरे ही मूस और पर्वतिया जाकर बिसुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। मूस ने धोती खोंट ली थी। उसकी कमर में योद्धा की तरह लाल गमछा बंधा था और हाथ में टीकासन से बड़ा डंडा था। अरे बिसुनवा, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकला। डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मूस ललकार उठा। निकल अब मर खिलौना। पर्वतिया भी हाथ नचाकर चीखने चिल्लाने लगी। तुझे नोच नोच कर गिद्ध को खिलाऊं। बिसुन अभी सो रहा था। आंखें मलता हुआ वह बाहर निकल आया। क्या है? वह सामने आकर तनकर बोला। दूसरे की लुगाई घर में बैठाकर कहता है क्या है? सीधे से लौटा दे, नहीं तो तेरी जो दुर्गति न होनी होगी वही होगी। तुम्हारी कोई लुगाई वुगाई नहीं है। बिसुन भड़क उठा। उसका चेहरा तमतमा गया। अब उनके चारों ओर मोहल्ले की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी कोई गुल खिलाने की उम्मीद में उत्साहपूर्वक उनका लड़ना देख रहे थे। साफ साफ बता, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मूस गरज उठा। क्या कर लोगे? मूस आगे बढ़कर करक उठा। बिसुनवा, आज यहां लहास गिर जाएगी। तू नहीं जानता किसके मुंह लग रहा है।
खूब जानता हूं कि 1.5 हाथ के मूस से लग रहा हूं। तुम कोई बंदूक नहीं कि छूटने लगोगे, और न मैं चटनी हूं कि उठाकर चाट जाओगे। बिसुन ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा। तू उसको निकालेगा कि नहीं? मूस भगत का होश हवास लुप्त हो गया और वह डंडा लेकर बिसुन की ओर दौड़ा, परंतु बिसुन ने आगे बढ़कर मूस के हाथ से डंडा छीनकर फेंक दिया और एक धक्का ऐसा दिया कि वह गिरकर चारों खाने चित हो गया। पर्वतिया छाती पीट पीट कर चीखने चिल्लाने लगी। वहां खड़े लोग जैसे इसी की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने दोनों को पकड़ पकड़ कर अलग कर दिया। आसमान में रुई की तरह सफेद बादल के टुकड़े तैर रहे थे। मूस अपनी कोठरी में बसखट पर पड़ा दरवाजे के रास्ते चुपचाप देख रहा था। वह एक पुरानी फटी चादर गले तक ओढ़े हुए था। उसके गाल पिचक गए थे, आंखें गड्ढे में धंस गई थी और मुख पर पीलापन छाया हुआ था। कुछ दूर पर ओसारे में बैठी पर्वतिया अपने बालों को आगे फैलाकर ढील हेर रही थी और साथ में कुछ बड़बड़ाती भी जा रही थी। मुनरी के मामले की रिपोर्ट मूस पुलिस में नहीं कर सका था, क्योंकि किसी ने बताया कि नया कानून बन गया है, पुलिस को मालूम हो गया तो उसी को जेल में डाल देगी। परंतु मूस के दिल में कहीं कांटा अटक गया था। सुख का एहसास होने के कारण उसकी दुख अनुभव करने की सजगता और शक्ति बढ़ गई थी। उसको विश्वास ही न होता था कि मुनरी अपने मन से गई है। जो तन और मन से ऐसा सुख दे गई, वह ऐसा कैसे ही कर सकती है। वह अनमना रहने लगा। उसका उत्साह और ऐंठ खत्म हो गया था। उसको ठीक से भूख प्यास भी न लगती। उस पर लोग अब हंसकर आवाजें कसते तो वह चुपचाप सर झुकाए चला जाता। पर्वतिया अब रोज उससे लड़ती और देर तक उसको कोसती रहती। फिर काम की समस्या सामने आ गई थी। मुनरी के रहने पर वह खुद कितना आलसी हो गया था। मन में आने पर भी न जाता काम पर, परंतु अब वह पहाड़ की तरह टूट पड़ा। पर्वतिया से तो कुछ न होता। मूस अब उसकी भी बर्तन मलने में मदद करता, साथ ही फुर्सत मिलने पर राशन की मंडी में जाकर सामान ढोता। पर्वतिया का दमा कभी कभी जोड़ कर देता तो उसको ही सभी कुछ करना पड़ता था। इसके बाद उसको बुखार और खांसी रहने लगी। पानी, उसने कराह कर कहा। पर्वतिया झनक कर बड़बड़ाती उठी। पानी पीने के बाद मूस चित लेट गया। कोठरी की कमजोर धरन पर उसकी आंखें जमी थी, लेकिन सामने बचपन के कुछ चित्र उभर रहे थे। पता नहीं क्यों उसको आजकल बचपन की बहुत याद आती थी। उसको लगता कि वह बच्चा है और अपनी माँ के सामने खड़े होकर रोटी गुड़ के लिए जिद कर रहा है। उसकी माँ उसी की तरह दुबली पतली और छोटी थी। वह कितना उसको तंग करता था। मन की बात न होने पर खाने की छिपुली पटक देता, पानी की घैली अर्थात घरे में थूक देता, ढेला चलाकर मार देता। फिर सब कुछ खत्म हो गया। 1 साल के अंतर से माँ बाप दोनों मर गए थे। उसको आभास हुआ कि वह उसी तरह चौखट के पास खड़ा रो रहा है, जैसे माँ की अर्थी जाने के समय रोया था। मूस ने चुपके से अपनी आंखें पोंछ डाली। चाचा चाची ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। करीब 8 साल का वह था, लेकिन सभी काम उसको करने पड़ते। कोई गलती होने पर चाची रस्सी से बांध कर मारती। वह खाने के लिए किस तरह तरस जाता था। वह कुत्ते की तरह हर समय दुरदुराया जाता। दशहरे के त्योहार में उसके मामा आए थे तो एक गमछा और 4 गंडे पैसे हाथ पर देते गए थे। वह बहुत खुश हुआ था। किस तरह वह उछलता था, परंतु अचानक उसके चाचा उसको पकड़कर बिला कसूर बुरी तरह पीटने लगे थे। उसके सामने अंधेरा छा गया था। कई दिन बाद वह खाट से उठ सका था। फिर पर्वतिया आई। मूस ने गौने के समय पर्वतिया की शक्ल याद करने की कोशिश की, परंतु उसको लगा कि पर्वतिया शुरू से ही ऐसी है। खटका होने पर उसने सर घुमा कर देखा। उसका कलेजा धड़क उठा। उसने नहीं सोचा था कि मुनरी अब फिर उसके दरवाजे पर आएगी। उस घटना के कुछ दिन बाद ही मुनरी घर से निकलकर अपने चहेते के साथ काम करने लगी थी, परंतु मूस और पर्वतिया से कभी भी न बोलती थी। वह पहले से कुछ मोटी हो गई थी और उसके गाल मालपुए की तरह फूल गए थे। वह लाल चुनरी और पैरों में कड़ा छड़ा पहने थी। उसके हाथ में एक पोटली थी। मूस के हृदय में एक अनजान सा अभिमान मचलने लगा और उसने करवट बदलकर दूसरी ओर मुंह कर लिया। पांव लागूं जलेबिया की माई। मुनरी संकोच से ओसारे में बैठ गई। सुना था जलेबिया के बाबू बहुत दिनों से बीमार हैं। कैसा जी है अब? बैठो, पर्वतिया बोली।
क्या कहूँ, बाबा बलेसर नाथ ही हमसे नाराज हैं। किस्मत फूट गई है। 20-25 दिन से ऊपर हो गए। जलेबिया के बाबू चारपाई पर पड़े तो उठे नहीं। खांसी बुखार छूटता नहीं। तुम तो जानती हो मेरा जी अलग खराब रहता है। मैं तो अब यही कहती हूँ कि हे गंगा मैया मुझको उठा ले। दुख न करो जलेबिया की माई, मुनरी ने दुखपूर्ण स्वर में कहा। मैंने जब से सुना मेरा जी छटपटा गया। मैंने सोचा चलकर भूल चूक की माफी मांगाऊं। तुम लोगों का उपकार क्या भूल पाऊंगी? तुम लोगों ने हाथ न पकड़ा होता तो ये दिन देखने को न मिलते। मैं दूसरे घर चली गई हूँ पर मेरा मन बदला नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए वैसी ही हूँ। उसका स्वर आर्द्र हो उठा और वह एक क्षण के लिए रुकी। फिर साड़ी के खूट से खोलकर 5 रुपए का हरा नोट और पोटली आगे बढ़ाते हुए अनुनयपूर्ण आवाज में बोली, यह रख लो, जब हो तो लौटा देना। पोटली में चावल और मूंग की दाल है। जलेबिया के बाबू को किसी डॉक्टर से दिखाकर इलाज कराओ। काली मैया अच्छा कर देंगी। मेरा मांस खाना की कोई जरूरी बात पड़ने पर मुझसे संकोच करना। मूस का जीना मालूम कैसा होने लगा। उसको लगा कि अगर उसने उस दिन मुनरी को कांवर से मारा न होता तो वह उसे छोड़कर कभी न जाती। उसके हृदय में एक असह्य पीड़ा और आकांक्षा उमड़ घुमड़ कर उसको बेचैन करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।